लेसन तीसरा है नियोजित विकास की राजनीति। देश आजाद हो गया, आम चुनाव हुए, पहले एकीकरण हुआ, एकीकरण के बाद में लोकतंत्र की स्थापना। तीन मुख्य चुनौतियां थी ना कि पहले तो एकीकरण कैसे किया जाए, एकीकरण करो देश का। दूसरा एकीकरण के बाद में क्या देखा हमने, लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना। और अब है विकास। सिंपल कहें तो विकास की अवधारणा या विकास का प्लान जो भी करना है। एकीकरण हमने देखा, लोकतंत्र की स्थापना हमने देखी। लोकतंत्र की स्थापना के तहत भी 1952 के अंदर आम चुनाव हुए थे और सरकार किसकी बन गई थी, कांग्रेस की सरकार बन गई। ये दो चीजें हमने पढ़ ली। अब देखते हैं कि कांग्रेस का जो फंडा था विकास को लेकर के वो क्या था और वो कैसे था। आसान भाषा में कहें तो एक नियोजित विकास करना था, एक प्लान विकास करना। नियोजित यानी एक प्लान, सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके और उस विकास की अवधारणा को जन्म देना था और उसका विकास करना। 1952 के अंदर आम चुनाव हुए और उसके बाद में विकास की अवधारणा चली। हम उससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, लगभग कहां, 1944 में थोड़ा सा पीछे चलेंगे। 1944 के अंदर तो हमारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी कि जो विकास की अवधारणा है वो 1952 से शुरू ना होकर के कहां से शुरू हो गई थी, 1944 से शुरू हो गई। और हालांकि 1944 से पहले से शुरू हो रही थी वो चीजें। तो 1930 के आसपास में लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, उनको पता लग गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया 1944 के अंदर, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, तब सभी को लग गया कि अब गोरों के दिन भर गए भारत से, अब गोरों के दिन भर गए, अब वो जाएंगे यहाँ से, ये तो पक्का है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो गया है, हर एक देश की लगभग कमर टूट चुकी है, आर्थिक तक रूप से वो पिछड़ा हुआ हो चुका है, तब ये चीज समझ में आई कि हाँ अब गोरों के दिन भर गए। उस टाइम में जो तत्कालीन मतलब उद्योगपति कहलाते थे, जो उद्योगपति थे जैसे जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, एक अर्देसी लाल करके थे, एक जॉन मथई था, ये जो लोग थे ना, इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया। सरकार ने बाकायदा आमंत्रण दिया था क्या क्या कर सकते हैं हम देश के आर्थिक विकास के लिए, क्योंकि किसी भी देश के अंदर अगर मंदी आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आर्थिक मंदी आ गई ना, आर्थिक मंदी का मतलब समझते हो, आर्थिक मंदी का मतलब जानते हो, रुपए का भाव गिर जाना, चीजों की कीमतें बढ़ जाना, वो आर्थिक मंदी है। 100 रुपए वाली चीज है वो 500 में मिल रही है, 500 की चीज है वो 5000 में मिल रही है, वो आर्थिक मंदी है। डॉलर के मुकाबले पैसे का रेट गिर जाना, रुपए का रेट गिर जाना, वो आर्थिक मंदी है। बाहर की कोई भी कंपनी है वो भारत के अंदर निवेश करने से मना कर दे, क्योंकि उसको अपने पैसे डूबने का खतरा है, उसको प्रॉफिट कम लॉस ज्यादा नजर आ रहा है भारत के अंदर, तो वो क्या करेंगे, निवेश नहीं करेंगे। वो जो दौर कहलाता है वो आर्थिक मंदी का दौर। देश आजाद हुआ है, पैसा वैसे भी नहीं है, खर्च वैसे भी हो रहे हैं, और अब ऊपर से देश को एक आर्थिक विकास की पटरी पर भी लेकर के आना है, विकास भी करना है। और विकास भी कैसा, सभी का, सबका विकास, यानी किसी एक वर्ग विशेष का विकास नहीं होना चाहिए, किसी एक वर्ग का विकास नहीं होना चाहिए, सभी का विकास होना चाहिए। एक छोटी से छोटी जाति का, छोटे से छोटे वर्ग का और बड़े से बड़े वर्ग का। यानी ऐसा नहीं हो कि पैसा एक जगह केंद्रित हो जाए, पैसा एक जगह केंद्रित नहीं होना चाहिए, एक जगह रुकना नहीं चाहिए, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया, 1944 के अंदर इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसको कहते हैं बॉम्बे प्लान बॉम्बे या टाटा बिड़ला प्लान। क्या कहा जाता है उसको, टाटा बिड़ला प्लान कहा जाता है।
सबका साथ सबका विकास, आज का नारा भी यही है, सबका साथ सबका विकास। सरकार यही कर रही है, सभी का साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। तो 1944 के अंदर एक बॉम्बे प्लान आया। हालांकि टाटा और बिरला जैसे उद्योगपतियों ने इसको बनाया था, तो इसको टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है, बॉम्बे प्लान भी कहा जाता है। अब कुछ एक लोग तो ये कहते हैं कि जो बॉम्बे प्लान था ना, उसके अंदर एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। कौन सी अर्थव्यवस्था थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी का मतलब समझते हो? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और एक है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब कुछ एक लोगों ने कहा कि इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है, इसलिए बॉम्बे प्लान बना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर से, यानी एक वर्ग विशेष को तो लाभ होगा, जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा और जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा। कुछ लोगों का यह मानना था कि इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास सोचा है बॉम्बे प्लान के अंतर्गत, लेकिन ये बात सरासर गलत थी। उस टाइम में उन्होंने बाकायदा समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है उसका ही उन्होंने जिक्र किया और उसी के तहत उन्होंने प्लान बनाया। अब इस बॉम्बे प्लान के अंतर्गत था क्या, वो देखते हैं। बॉम्बे प्लान में क्या था कि 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आने वाले 3 पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कैसे करना है, वो किया गया था इसके अंदर। कितने? 10,000 करोड़। इन 10,000 करोड़ को कैसे निवेश करना है आने वाली 3 पंचवर्षीय योजनाओं में, पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना। और 3 पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब क्या है? 15 साल। कितने साल? 15 साल। अब इन 15 सालों के अंदर 10,000 करोड़ को खर्च करना है, और किस तरीके से खर्च करना है वो है। देश आजाद हुआ है, देश तो आजाद हुआ है, उसके बाद में उसको लागू करना था। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि 80 लाख लोग इधर उधर हुए, भारत के अंदर आए, विस्थापित हुए, डिस्प्लेसमेंट हुए। तो सबसे पहली घर चाहिए लोगों को। मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं। तो सबसे पहले इन चीजों पर फोकस किया गया। और बॉम्बे प्लान की जो एक थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कि उसका जो वीक पॉइंट था, लूज पॉइंट था, वो ये था कि इन्होंने केवल 10% जो पैसा है ना, वो किसके लिए रखा इन्होंने रिजर्व? कृषि के लिए रखा, ओनली 10%। अब 10,000 करोड़ का 10% पैसा अगर कृषि के लिए रखेंगे तो क्या होगा? और भारत कौन सा देश है? कृषि प्रधान देश है। अब जब कृषि प्रधान देश को केवल 10%, 10,000 करोड़ का पूरी अर्थव्यवस्था में से 10,000 करोड़ जो है, उसमें से 10% पैसा जो है वो केवल दिया गया है इसके लिए, कृषि के लिए। और जबकि सारी की सारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई किस पे है? हमारी कृषि पे टिकी हुई है, और उसी के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। तो कहीं ना कहीं ये चीज देख करके लोगों ने कहा कि ये किसका समर्थन कर रहा है? पूंजीवाद का समर्थन कर रहा है। अब पूंजीवाद का समर्थन कर रहा है, लेकिन इसको देख करके तो नहीं कह सकते ना कि पूंजीवाद का समर्थन कर रहा है। सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है, हालांकि ये पॉइंट अपने आप में छोटा नहीं है, बड़ा पॉइंट है कि 10% पैसा दिया जा रहा है सिर्फ कृषि को लेकर। उसके अलावा जो चीजें थी, वो घर था, रोटी थी, कपड़ा था, ये सारी चीजें, सभी चीजें दी जाएगी, सरकारी योजनाओं के तहत दी जाएगी। और किस प्रकार से दी जाएगी, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर थी? बॉम्बे प्लान के अंदर थी, जो कब बना था? 1944 में, 1944 में बना। उसके बाद में क्या हुआ? नेहरू जी ने 1950 के अंदर एक कमेटी बनाई। 1950 के अंदर एक कमेटी बनाई, कौन सी? एक आयोग बनाया, योजना आयोग। कौन सा आयोग? योजना आयोग। कोई संवैधानिक आयोग नहीं था ये, कानूनन मतलब संविधान के रूप में, संविधान के अंदर ये ऐसी कोई आयोग था ही नहीं, ऐसी कोई कमेटी थी नहीं योजना आयोग। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को लेकर के और एक योजना आयोग बनाया।
बना कब था ये, डेट ध्यान में रख लेना, 15 मार्च 1950। इस योजना आयोग के तहत क्या हुआ कि यहां पर जो ये 5 वर्षीय योजना है जो बॉम्बे प्लान के अंतर्गत लाई गई, उन बॉम्बे प्लान को जो योजनाएं हैं बॉम्बे प्लान की, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, थोड़ा सा रिट्राइव किया गया, उनको मॉडिफाई करके, और योजना आयोग के तहत 5 वर्षीय योजनाएं लागू की गई। 5 वर्षीय योजनाएं, और इन 5 वर्षीय योजनाओं के माध्यम से ये सारी की सारी चीजें जनता तक पहुंच रही है, योजना आयोग के माध्यम से। अब योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वर्तमान में ध्यान रखना, 2014 के बाद से योजना आयोग नहीं है, मोदी सरकार ने उसको खत्म कर दिया योजना आयोग 2014 के बाद से। उसने योजना आयोग को क्या कर दिया है? नीति आयोग। क्या कर दिया? नीति आयोग। तो ध्यान रखना, इसका अध्यक्ष भी योजना आयोग का और नीति आयोग दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? पीएम, प्रधानमंत्री। तो जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जो भी रहेंगे वो योजना आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। योजना आयोग 2014 के बाद से खत्म कर दिया गया है, और वर्तमान में उसका नाम क्या रख दिया गया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है उसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी है पीएम। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसका अध्यक्ष है। लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाएं, लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर शानदार तरीके से काम किया गया। अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर कृषि पे टिकी हुई है तो सबसे पहले ध्यान किस पर दिया जाएगा? कृषि पर दिया जाएगा। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। हालांकि बॉम्बे प्लान के अंदर इतना ही पैसा था फंड के अकॉर्डिंग, लेकिन बॉम्बे प्लान के अंदर मैंने कहा कि थोड़ा सा मॉडिफाई करके और उसको दिया गया। ठीक है, बाद में जॉन मथाई को आमंत्रण भी मिलता है सरकार के माध्यम से, और वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, सारी बातें। कुल मिलाकर के अगर हम कहें कि योजना आयोग का अध्यक्ष 15 मार्च 1950 को हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ? नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ, तत्कालीन सरकार की। तो नेहरू जी उसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और 2014 में नीति आयोग को खत्म कर दिया गया, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और नीति आयोग उसका नाम कर दिया गया। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। विकास की अवधारणा को प्रतिपादित करने के लिए 1944 के अंदर एक प्लान बनाया गया। कौन सा प्लान? बॉम्बे प्लान बनाया गया, जिसके अंदर लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया। हर एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। चूंकि इस बॉम्बे प्लान को बनाने के लिए जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, अरदेशी लाल देसाई, जॉन मथाई जैसे लोग थे जो कि बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपति लोग थे, इसलिए इस प्लान को कौन सा नाम दिया गया? टाटा बिड़ला प्लान भी नाम दिया गया। हालांकि लोगों ने इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक कहा था, लेकिन हकीकत इसकी कुछ और थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ये बिल्कुल भी ये नहीं करता था समर्थन। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मैंने बताया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि गरीब और गरीब होते जाएंगे और अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे। यानी किसी एक वर्ग विशेष का भला वो पूंजीवाद है, और सभी का भला हो वो क्या है? समाजवाद है। सिंपल ये बात याद रखना। सभी को साथ लेकर के चलना समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ये अपने आप में बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अपने आप में बड़ी अर्थव्यवस्था को लीड कर रहा है आज। ठीक है, उसके बाद में 15 मार्च 1950 को नेहरू जी ने बनाया तो 3 लगातार पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य क्या था? कृषि को विस्तार देना, कृषि फंड बनाना, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि नहीं है तो फिर अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यदि डामाडोल हो जाए तो समझ लो विकास के तो नाम ही नहीं, विकास को अपने आप में बंद दिए। ठीक है ना? अब देखो आगे,
राजनीतिक फैसले, राजनीतिक फैसले और विकास। उस टाइम में क्या था, उड़ीसा, ओडिशा जो भी नाम है, वहां पर लौह अयस्क के भंडार, साइंस में पढ़ा होगा लौह अयस्क, लौह अयस्क के भंडार, इस्पात वगैरह के कारखाने। तो सरकार जो उड़ीसा की जो राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार है, वो क्या चाह रही है कि यहां पर क्या लगा दिया जाए, लौह अयस्क प्लांट लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए, प्लांट लगा दिया जाए या उद्योग लगा दिया जाए। अगर यहां पर उद्योग लगाएंगे, लौह अयस्क का एक उद्योग लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, बाहरी कंपनियां आएगी, निवेश करेगी, पैसा आएगा कि जाएगा। अगर कोई बाहर की कंपनी आए और उड़ीसा के अंदर राज्य सरकार से एक सहमति पत्र साइन कर ले कि हाँ ठीक है हम अपना प्लांट लगा रहे हैं, तो राज्य सरकार के पास में, उड़ीसा सरकार के पास में पैसा आएगा या पैसा जाएगा, पैसा आएगा। और जब पैसा आएगा राज्य सरकार के पास में, तो राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी कि बिगड़ेगी, सुधरेगी। तो एक पोस्को प्लांट नाम, पोस्को प्लांट, स्टील प्लांट है पोस्को प्लांट, ये काफी विवादों में रहा है। पोस्को प्लांट स्टार्टिंग से विवादों में रहा है। पोस्को प्लांट इसलिए विवादों में रहा है कि जब ये लगाने लगे तो उड़ीसा का जो एरिया है ना, भुवनेश्वर साइड वाला, वहां पर क्या है कि उस टाइम आदिवासी लोग ज्यादा, कौन थे, आदिवासी एरिया था वहां। अब आदिवासी जो एरिया है, और उस टाइम में जनता वैसे भी इतनी पढ़ी लिखी थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि अगर प्लांट लगाएंगे तो ये तो है नहीं कि एक रूम में प्लांट लगा के बैठ जाओगे, आप जगह चाहिए उसके लिए बहुत सारी। सरकार ने क्या किया, प्लांट जमीनों का अधिग्रहण शुरू किया प्लांट लगाने के लिए, जमीनों का अधिग्रहण शुरू किया। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि हम खेती कहां करेंगे, उधर हालांकि बागान ज्यादा है पान वगैरह के, तो उन्होंने कहा कि जो पान के बागान वगैरह है हम वो कहां लगाएंगे। सरकार ने कहा कि हम आपको पैसा दे देंगे। बोले पैसा एक बार तो दे दोगे, उसके बाद में जमीन तो हमने रख ली, तो दोबारा हम बागान वगैरह लगाएंगे कहां पे, हमारी तो रोजगार खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात कि हमारा क्या खत्म हो गया, रोजगार छीन गया हमारा, हम बेरोजगार हो गए। उसके बाद में हमारी जमीन चली गई, जो भी बागान वगैरह है वो चले गए, हम करेंगे क्या। दूसरी तरफ सरकार क्या सोच रही है, राज्य सरकार सोच रही है कि प्लांट लगाया जाए, आदिवासी लगाने नहीं दे रहे हैं। केंद्र सरकार क्या कह रही है कि प्लांट अगर लगाना है तो फिर दोनों के बीच में मेलजोल बैठाया जाए। दोनों के बीच में, किन किन के बीच में, जनता के और राज्य सरकार के बीच में। क्या ये संभव है उस टाइम में? आज तो हालांकि कुछ ना कुछ ऐसे तोड़ निकाल लिए जाएंगे जिससे संभव हो पाए बात, लेकिन उस टाइम में उन लोगों को समझाना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। कैसे समझाओगे आप कि पोस्को प्लांट लगाएंगे तो रोजगार भी तो मिलेगा, प्लांट लगेगा तो रोजगार भी तो मिलेगा, लेकिन ये कैसे होगा। दूसरी साइड केंद्र सरकार जो है उसके दिमाग में भी एक चीज और चल रही है कि यदि प्लांट लगा देंगे, इनके बीच में मेलजोल बिठा भी दिया गया तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा, पर्यावरण का। ये सारी चीजें अगर हम एक लाइन में बैठा करके देख लेंगे तो सभी एक दूसरे के अपोजिट बोल रहे हैं। राज्य सरकार क्या कह रही है, प्लांट लगाया जाए। जनता क्या कह रही है, प्लांट नहीं लगाने देंगे। केंद्र सरकार क्या कह रही है कि प्लांट तो लगा लो, लेकिन जनता के और राज्य सरकार के बीच में थोड़ा सा सामंजस्य बैठाओ। केंद्र सरकार में जो पर्यावरणविद बैठे हैं वो कह रहे हैं कि प्लांट लगा तो दो, लेकिन पर्यावरण का क्या करोगे, उसको नुकसान हो रहा है। सारी बातें अगर एक लाइन में देखते हैं तो क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट जा रही है ना बातें। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। एक्चुअल में जब पोस्को प्लांट लगा
और इनको ये हो गया कि भाई अब बचेगा नहीं कुछ भी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर दिया विरोध प्रदर्शन, विद्रोह कर दिया। सिंपल सिंपल कहीं तो बेसिकली इन्होंने कर दिया विद्रोह। हजारों की संख्या में पॉस्को प्लांट जहां लग रहा था, उसका जो ऑफिस बना हुआ था, मेन हेड ऑफिस जो बना हुआ था, वहां उसके ऑफिस के अंदर घुसने के लिए लोगों ने कोशिश की, उसके बाहर घेराव कर दिया, पथराव होने लग गए। बहुत बड़ा एक विद्रोह हो गया था यहाँ पर पॉस्को प्लांट के विरोध में कि प्लांट नहीं लगाया जाए। अब इनको समझाए कौन कि अगर सरकार के पास में पैसा आएगा तो आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना आसान होगा कि कठिन होगा? अगर पैसा सरकार के पास में होगा तो आसान होगा। इनको कौन समझाए? ये तो कह रहे हैं कि हमारी तो जमीन जा रही है। कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव था, उसकी वजह से ये सारी चीजें घटित हो रही थी, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। और यही कारण था कि जो मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सरकार को जो पैसा चाहिए था, उसको करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं लो पैसा प्लांट लगाना जरूरी था, क्योंकि राज्य सरकार के पास में पैसा आ रहा है। हालांकि बाद में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक MOU साइन होता है इस प्लांट को लेकर के, वो प्लांट अपनी गति पकड़ता है। ये पॉस्को प्लांट के नाम से जाना जाता है मामला। तो दो मामले ध्यान रखना, एक तो पॉस्को प्लांट का मामला और एक बॉम्बे प्लांट का। एक पॉस्को प्लांट और एक बॉम्बे प्लांट। आपकी किताब में बॉम्बे प्लांट विस्तार से नहीं दिया गया है, नहीं पॉस्को प्लांट विस्तार से दिया गया है, लेकिन चीजें याद रहे इसलिए मैंने पॉस्को प्लांट और बॉम्बे प्लांट दोनों बता दिए। पॉस्को प्लांट कहां था? ओडिशा में। बॉम्बे प्लांट 1944 के अंदर। ठीक है, ये चीजें याद रखना थोड़ी सी।